हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े फलन यानी कि फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ वास्तविक फलनों के बारे में देखे थे। वास्तविक फलन के बारे में आप जानते हैं कि वास्तविक फलन ऐसे फलन होते हैं जिनका डोमेन और रेंज जो होगा वह सबसेट होगा रियल नंबर के समुच्चयों का, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ वास्तविक फलन देखे थे, उनका प्रांत परिसर और साथ में उसका आलेख भी देखे थे। चलिए आगे हम लोग और भी कुछ वास्तविक फलन है उनके बारे में बात करते हैं। पहला हम अब अगला देखते हैं, वहां पे 6 नंबर तक देख लिए थे, 7वें नंबर से देखते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन या उच्चतम पूर्णांक फलन इसे कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर हम लोग इसे फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। पहले मैं इसकी परिभाषा यहां पे दे देता हूं, फिर आगे मैं बताऊंगा। लिख सकते हैं कि फलन एफ आर टू आर, रियल टू रियल, यानी प्रांत भी रियल नंबर है और सहप्रांत भी रियल नंबर है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। किस प्रकार से परिभाषित है जी? देखिए यहां पे मैं एफ एक्स इक्वल टू में लिखता हूं बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर x, तो इसी को महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। इसका मान हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। इसका मान x हो जाएगा यदि x एक पूर्णांक हो, यानी कहने का मतलब कि अगर हम ऐसे भी तो लिख देते हैं ना थोड़ा सा, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x कोई पूर्णांक होगा तो इसका वैल्यू x ही हो जाएगा। अब मान लीजिए x कोई पूर्णांक नहीं हो, लिख देते हैं कि यदि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x कोई पूर्णांक नहीं हो तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान होगा x के ठीक पहले वाला पूर्णांक, x के ठीक पहले वाला पूर्णांक उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना जी? ये कहने का मतलब यह है, एग्जांपल से समझिए। मैं यहां पर लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इसका मतलब 1 एक पूर्णांक है इसलिए इसका वैल्यू 1, 2 एक पूर्णांक है इसलिए इसका वैल्यू 2, -2 एक पूर्णांक है तो इसलिए इसका वैल्यू -2 ही रहेगा। अगर पूर्णांक होगा अंदर इसके अंदर तो वो उसका वैल्यू वही हो जाएगा। अगर मान लीजिए पूर्णांक नहीं है, यहाँ 1.6 लेते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1, क्योंकि देखो 1.6 देखिए 1 होगा 2 होगा 3, ऐसे 1.6 इधर होगा तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक 1 है। अब मान लीजिए यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.7 दे दे तो भी 1 ही होगा, क्योंकि 1.7 के ठीक पहले वाला पूर्णांक 1। अगर आप 1.9 भी देते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक पहले वाला पूर्णांक। और 1.1 या 1.01 भी देते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जो भी वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो उसके ठीक पहले वाले इंटीजर को लिखा जाता है। और मान लीजिए माइनस का 2.3 दे दे तो देखो माइनस, यहां देखो 0, -1, -2, आगे बढ़ेंगे तो -3 आएगा, तो -2.3 इधर होगा, -2.3 इधर के आसपास होगा, तो इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक -3 होगा ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3। जो भी जिसका भी देगा बस, अगर वो इंटीजर है तो वैल्यू तो वही हो जाएगा, अगर पूर्णांक नहीं है तो उसके ठीक पहले वाला पूर्णांक लिया जाता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके परिसर में हमेशा रियल नंबर ही मिल रहा है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो जाएगा, बस रियल नंबर मिलेगा। यहां से हमें ये मिला, इसका प्रांत जो होगा रियल नंबर होगा और परिसर जो होगा इंटीजर होता है। परिसर क्या होता है? इंटीजर होता है। पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है वह परिसर होता है। ठीक है, हम लोग यहां पर इसके आलेख के लिए चलते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू में f(x), यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसके मान देखिए, इसका मान 0 कब होगा? जब x का मान आप 0 रखोगे, 0 से बड़ा रखोगे लेकिन 1 से छोटा रखोगे, तब आप देख लो यहाँ 0.1 रखो तो ठीक पहले वाला पूर्णांक 0, 0.2, 0.3, 0.9999 भी रखोगे तो उसका वैल्यू 0 होगा, और 0 भी रखोगे तो 0 ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यह है। मान लीजिए आप यहां रखते हो -1 से इक्वल और -1 के बराबर, लेकिन आपका 0 से छोटा, तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं?
अगर मान लीजिए आप यहाँ पे रखते हो -2 के बराबर या -1 से छोटा, तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू -2, ठीक है। तो उसी तरह से मान लो 1 रखते हो या 1 से ग्रेटर रखते हो या फिर 2 से लेस देन रखते हो तो इसका वैल्यू 1। आप 2 रखते हो या 2 से ग्रेटर रखते हो लेकिन 3 से लेस देन रखते हो तो इसका वैल्यू 2। इसी तरह से ना मिलेगा। तो इसका आलेख देखिए, ये हम लोग यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष ले लेते हैं। ये x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x डैश, y और यहाँ पर ये y डैश। 1 2, थोड़ा सा और बढ़ाकर जगह है ना, स्पेस है तो लिख देता हूँ 1 2, मान लीजिए यहाँ 3, यहाँ पे 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब इसका आलेख देखिए, आप x का मान -2 से -1 तक ले गए लेकिन -1 से लेस देन ले रहे हैं तो इसका वैल्यू -2 आ रहा है। आप देखिए x का वैल्यू -2 भी ले सकते हैं, -2 से आप ग्रेटर भी लेंगे लेकिन 1 से लेस देन लेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा -2 मिल रहा है। तो -2 लेते हैं, -2 से ग्रेटर भी लेते हैं बट लेस देन -1 लेते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है, -2। तो इसलिए इसको डार्क कर दिए, ठीक है ना जी। आप -2 लीजिएगा तो भी -2 आएगा, -2 से ग्रेटर -1 तक लीजिएगा, -1 से लेस देन तक तो हमें -2 ही मिलेगा। फिर देखिए -1 लीजिए, -1 से ग्रेटर लीजिए, 0 से लेस देन लीजिए तो इसका वैल्यू -1, ठीक है। -1 को छोड़ देना है ना, x का वैल्यू -1 छोड़ देता हूँ, यहाँ पे -1 आ रहा है। आप वैल्यू 0 लीजिए या 0 से ग्रेटर लीजिए बट लेस देन 1 लीजिए, तो 1 से लेस देन पे हमेशा 0 आएगा। आप वैल्यू x का 1 लीजिए या 1 से ग्रेटर लीजिए बट लेस देन 2 लीजिए तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जा रहा है। आप x का वैल्यू -2 लीजिए, सॉरी प्लस का 2 लीजिए, 2 से ग्रेटर लीजिए, 3 से लेस देन लीजिए तो हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये आपका इसका आलेख हो जाएगा इस प्रकार से। और हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसका प्रांत हमेशा रियल नंबर होगा और परिसर जो होगा वह क्या होगा, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। अब इसके कुछ गुणधर्म हम लोग देख सकते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टी देख सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टी इसके, पहला ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ मान लेते हैं कि माना n एक पूर्णांक है तथा x एक वास्तविक संख्या, ऐसा हम ले लेते हैं, वास्तविक संख्या है जो x जो है वो n से ग्रेटर है बट लेस देन n+1 है, इसके बीच की कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस का n रखता हूं तो चूंकि ये पूर्णांक है तो इसका वैल्यू निगेटिव ऑफ इंटीजर n के इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ऐसे -2 दिया तो इसका वैल्यू -2 लिखो या माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 ही आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, मान लीजिए x प्लस k दिया है, k क्या है यहाँ पे, k कोई दूसरा इंटीजर है, तो आप चाहें अगर वो दूसरा इंटीजर है तो x ऐसे लिख सकते हैं और फिर वो इंटीजर को अलग कर सकते हैं। अब इसका जो वैल्यू होगा वो लिख के ऐड कर देंगे, यहाँ लिख सकते हैं जहां k बिलोंग्स टू आपका इंटीजर, यानी कि अगर इंटीजर किसी वास्तविक संख्या के साथ प्लस में दी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो उस इंटीजर को बाहर कर सकते हैं इस तरह से प्लस में और इसका जो वैल्यू होगा निकाल के फिर इसको जोड़ देंगे। तीसरा प्रॉपर्टी इस तरह से दिया हूं तो इसका वैल्यू ये देखिए क्या है, वास्तविक संख्या है माइनस में है तो इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1। ऐसा कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए माइनस का 2.1 है तो इसका वैल्यू मैंने बताया कि -3 होगा। अब इसके अनुसार देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको माइनस ऑफ 2.1 और -1, -2.1 है तो माइनस बाहर है, 2.1 इसका ठीक पहले वाला इंटीजर 2 हो जाएगा, फिर -1 -3 आ जाएगा कि नहीं, बात को समझे। चलिए अगला देखते हैं इसका प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होता है, हम लोग वास्तविक संख्या x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस में इसका निगेटिव ले लेते हैं, यानी ये ले लेते हैं हम लोग x को और इसको ऐड करते हैं
अगर मान लीजिए x कोई इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? तो जब ये इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू इसको ऐसे ही रखो और प्लस में इसका वैल्यू ये रख दो, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, -1 हो जाएगा इसका सम। और अगर ये इंटीजर है तो इसका वैल्यू x हो जाएगा और इसका वैल्यू -x हो जाएगा, इसलिए दोनों का सम क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, चलिए हम इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं, अंतर। अगर मान लीजिए x इंटीजर नहीं है, तो जब इंटीजर ये पूर्णांक नहीं है तो इसका वैल्यू अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, जो भी होगा आप उसके हिसाब से देखेंगे ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। माइनस इसका वैल्यू क्या होगा? ये वाला माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस का 1, यानी आ जाएगा यहाँ पर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस का 1। अगर x इंटीजर हो तो इसका वैल्यू x और इसका भी वैल्यू यहाँ -x, तो माइनस में प्लस का 2x हो जाएगा। बात को समझे ना जी, प्लस का 2x हो जाएगा इंटीजर होने पर। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान में रखेंगे और इनका यूज हम लोग आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, न्यूनतम पूर्णांक फलन। न्यूनतम पूर्णांक फलन यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सीलिंग फंक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, न्यूनतम पूर्णांक फलन। तो इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हैं कि फलन f R टू R जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, न्यूनतम पूर्णांक फलन कहलाता है। न्यूनतम पूर्णांक फलन कहलाता है। किस प्रकार से परिभाषित है? इसको लिखते हैं इस तरह से, fx में देखिए, ये जो इसमें ब्रैकेट देंगे हाफ ऊपर से देंगे, नीचे से नहीं देंगे, इस तरह से होगा, तो इसको न्यूनतम पूर्णांक फलन कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका वैल्यू x हो जाएगा जब x कोई पूर्णांक होगा तब। अगर वो x पूर्णांक है तो उसका वैल्यू x ही हो जाएगा। अगर x मान लीजिए पूर्णांक नहीं हो तो x के, अगर वास्तविक संख्या हो तो x के ठीक बाद वाला पूर्णांक, यानी उसमें देखिए इसके पहले महत्तम पूर्णांक फलन में क्या कहते हैं? ठीक पहले वाला पूर्णांक, इसमें ठीक बाद वाले पूर्णांक को लिया जाएगा। अगर x कोई क्या कहते हैं इंटीजर ना हो, पूर्णांक ना हो, पूर्णांक छोड़ के कोई अन्य वास्तविक संख्या हो, तो इसका इस तरह से किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, तो ये पूर्णांक है इसलिए 1 हो जाएगा। मैं लिखता हूँ 2, तो ये पूर्णांक है इसलिए इसका 2 हो जाएगा। अगर मैं यही लिखता हूँ 2.1, तो ठीक इसके बाद वाला पूर्णांक 3 ना होगा। अब लिखते हैं ठीक यहाँ पे 2.9, तो इसके ठीक बाद वाला पूर्णांक क्या होगा? 3 होगा। ठीक है ना जी। अच्छा मैं लिखता हूँ यहाँ पर माइनस का 2.1, तो ठीक बाद वाला पूर्णांक इसमें -2 हो जाएगा। देख लो आप खींच के रेखा 0 1 2, इधर लिख लो -1 -2 -3, -2.1 यहाँ ना होगा, इसके बाद वाला पूर्णांक यही ना होगा 2 माइनस का, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग इसमें लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका प्रांत जो है हमेशा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन परिसर जो हमें प्राप्त हो रहा है हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो जो भी है पूर्णांक ही आएगा। ठीक है ना जी। चलिए अब इसका आलेख देखते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू में fx, तो इसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे चलिए समझते हैं। इसके कुछ वैल्यूज को मैं यहाँ पे निकालता हूँ। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग x का मान लेते हैं 0 और 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1, तो ठीक बाद वाला इसका पूर्णांक क्या होगा? देखो सॉरी 0 लेते हैं तो, और 0 से ग्रेटर नहीं 0 लेते हैं, ठीक है, 0 से ग्रेटर लेते हैं और लेस देन 1 लेते हैं और 1 के इक्वल भी लेते हैं, तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा हमेशा। ठीक बाद वाला पूर्णांक अगर 1 होगा तो 1 ही आ जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे लेता हूँ, मान लीजिए 1 लेता हूँ और 1 से ग्रेटर लेता हूँ बट इक्वल टू और लेस देन 2 ले लेता हूँ, तो इसका वैल्यू हमेशा 2 मिलेगा।
है ना, 1 से ग्रेटर लेंगे तो ठीक बाद वाला पूर्णांक क्या होगा, 2 ना होगा जी, बट 2 और 2 से लेस देन लेंगे तब 2 तक होगा, है ना, 2 ही होगा हमेशा। इस अंतराल में कोई भी मान रखेंगे इसमें, इसका वैल्यू 2 आएगा। 2 लेता हूं, सॉरी 2 से ग्रेटर लेता हूं बट लेस देन और इक्वल टू 3 लेता हूं, जिसका वैल्यू 3 हो जाएगा। -1 से ग्रेटर लेता हूं बट लेस देन और इक्वल टू 0 लेता हूं तो इसका वैल्यू 0 आएगा। अच्छा, फिर -2 से ग्रेटर लेता हूं बट लेस देन इक्वल टू -1 लेता हूं तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर आलेख देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा आपका x अक्ष, ये रहा आपका y अक्ष। चलिए देखते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ पे x डैश ले लेते हैं, यहाँ y और नीचे यहाँ पर y डैश ले लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। देखिए क्या हो रहा है, -2 से ग्रेटर और 1 से -1 से लेस देन और इक्वल टू, -2 से ग्रेटर और -1 के इक्वल लेता हूं या -1 से लेस देन लेता हूं तो इसका वैल्यू हमेशा -1 मिल रहा है। फिर उसके बाद -1 लेता हूं, -1 से बड़ा लेता हूं बट लेस देन और इक्वल टू 0 लेता हूं, -1 से बड़ा लेता हूं बट लेस देन इक्वल टू 0 लेता हूं तो इसका वैल्यू हमेशा हमें 0 मिल रहा है। 0 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल टू 1 लेता हूं, 0 से ग्रेटर लेता हूं बट लेस देन इक्वल टू 1 लेता हूं, 0 से ग्रेटर लेता हूं, x का मान 0 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 1 लेता हूं तो इसका हमेशा वैल्यू जो होगा 1 मिल रहा है। देखिए 1 लेता हूं, सॉरी 1 से ग्रेटर लेता हूं बट लेस देन और इक्वल टू 2 लेता हूं तो इसका वैल्यू हमेशा 2 मिल रहा है। 2 से ग्रेटर लेता हूं बट लेस देन इक्वल टू 3 लेता हूं तो इसका वैल्यू हमेशा 3 मिल रहा है। तो इस तरह से ये इसका आलेख बन रहा है। तो यहां दिख रहा है कि प्रांत जो होगा रियल नंबर होगा लेकिन परिसर जो होगा क्या होगा, हमेशा एक पूर्णांक ही हमें प्राप्त हो रहा है परिसर वाले होगा। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। ठीक है ना जी, चलिए हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना n एक पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा x एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या है जो n से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू n+1 है, यानी कि ये वास्तविक संख्या है जो आपकी पूर्णांक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ। चलिए तो इस कंडीशन में हम लोग अब क्या करेंगे, पहला कि इसका अगर ये पूर्णांक होगा तो इसका वैल्यू जो होगा निगेटिव ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। दूसरा इन कहने का मतलब इसमें अगर मान लीजिए -5 देते तो इसका वैल्यू -5 ही ना आएगा, या फिर आप इसे ऐसे चलिए माइनस ऑफ, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर कोई मैं निगेटिव में x लिख देता हूं, x का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे x ये वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा +1 हो जाएगा, -x स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन +1। ठीक है, ऐसा कैसे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस का 5.1 लिखता हूँ तो ठीक बाद वाला पूर्णांक इधर -4 होगा, इसका वैल्यू -4 आएगा। देखिए कैसे, ऐसे मैं इसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 5.1 और +1, तो इसके ठीक -5.1 के बाद वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी -5.1 के बाद वाला पूर्णांक -5 होगा। ध्यान से देखो ना, मान लीजिए इधर -5 है, इधर -6 है, तो -5.1 यहाँ होगा तो इसके बाद वाला पूर्णांक -5 होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका ठीक बाद वाला पूर्णांक -6 होगा। 5.1 मान लीजिए 5 है 6 है, तो 5.1 प्लस वाला यहाँ पे होगा तो इसके बाद वाला पूर्णांक 6 ना होगा, तो 6 और प्लस का 1 यानी -5 यहाँ से भी आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा। मान लीजिए इसके x वास्तविक संख्या के साथ जो पूर्णांक नहीं है उसके साथ अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई n जुड़ा हो, n क्या है, हमारा पूर्णांक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस पूर्णांक को अलग कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला रूल, मैं यहाँ पर
वास्तविक संख्या x लेता हूं जो पूर्णांक नहीं है लोएस्ट इंटीजर फंक्शन में, और प्लस में इसी का निगेटिव इसमें ऐड करता हूं, तो क्या होगा? मान लीजिए x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है, x पूर्णांक नहीं है, तो इसका ऐसे ही रहने दो। अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते कि नहीं, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, ये कट जाएगा, इसका प्लस का 1 हो जाएगा यदि x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर पूर्णांक होगा तो, अगर x ये पूर्णांक है तो इसका वैल्यू यही x हो जाएगा, है ना, और इसका वैल्यू माइनस ऑफ x हो जाएगा, तो जीरो ना आ जाएगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना जी, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस ऑफ लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x। और मान लीजिए x पूर्णांक नहीं है, तो अगर पूर्णांक नहीं होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसे ही, माइनस, अगर ये पूर्णांक नहीं है तो इसका वैल्यू ये ले लेंगे, माइनस ऑफ लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। तो यहाँ पर लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x और माइनस 1, यानी आ जाएगा यहाँ पे 2 लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x और माइनस का 1। अगर मान लीजिए x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर पूर्णांक होगा तो ये प्लस का x हो जाएगा, है ना, और माइनस ये माइनस ऑफ x, प्लस का 2x आ जाएगा, या फिर 2 लोएस्ट इंटीजर फंक्शन x ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्लस का 2x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 2x भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पूर्णांक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 9 नंबर, आंशिक भाग फलन। आंशिक भाग फलन यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना जी। आंशिक भाग फलन क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा कि फलन f r टू r जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, निम्न प्रकार से परिभाषित है, निम्न प्रकार से परिभाषित है, उसे क्या कहते हैं जी, आंशिक भाग फलन, आंशिक भाग फलन कहते हैं, आंशिक भाग फलन कहते हैं। कैसे परिभाषित होगा ये, यहाँ पे देखिए, ये जो आंशिक भाग फलन है वो कैसे डिफाइन होगा, तो f(x) इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल मिडिल वाले ब्रैकेट के अंदर इसको x को दिया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है कि आपको करना क्या होगा कि x में से, वो जो वास्तविक संख्या उसमें से हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस कर लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2.1 देता हूं तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2.1 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1, और 2.1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1 का यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, इसके ठीक पहले वाला पूर्णांक यानी 0.1 आ जाएगा। यहाँ पर 2.3 लेते हैं, यहाँ होगा 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3, तो 2.3 में से किसको माइनस करेंगे, ठीक पहले वाला पूर्णांक यानी 0.3 आ जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ले लेता हूँ, कोई रियल नंबर, तो 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो 2 माइनस 2 0 आएगा, यानी कि कोई पूर्णांक रखने में हमेशा मान 0 आएगा, और पूर्णांक नहीं लेने पे 0 से ग्रेटर रहेगा, बट लेस देन आपका 1 आएगा, 1 का भी नहीं होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसका प्रांत जो होगा, कोई भी रियल नंबर हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसके परिसर की बात करेंगे तो परिसर वाले एलिमेंट 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन 1 होगा, ठीक है ना जी। तो अब अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे, यहाँ पर मान लेता हूं y इक्वल टू में f(x), तो देखिए इसके बारे में मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं 0 से ग्रेटर लेता हूं बट लेस देन 1 ले लेता हूं, ठीक है ना जी। तो इसके लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, यहां पर 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना जी, 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, 0.1 रखूंगा यानी कि इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 0 होगा और 0 से ग्रेटर होगा बट लेस देन 1 होगा। अगर आप 1 रखते हैं, 1 से ग्रेटर रखते हैं बट लेस देन 2 रखते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा बट लेस देन 1 आएगा। हर एक कंडीशन में ही होगा, 2 और 2 से ग्रेटर रखेंगे बट लेस देन 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा बट लेस देन 1 आएगा। हर एक स्थिति में, माइनस वाले में वही, -1 से लेके
जीरो के बीच में, तो यहाँ पे कोई आएगा, जीरो आएगा, जीरो से ग्रेटर आएगा बट लेस देन 1 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ जब देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, यहाँ पर एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, यहाँ ले लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। समझिए, जीरो रखने पर जीरो आएगा, जीरो से ग्रेटर रखेंगे, मान लीजिए 0.1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 0.1 आएगा, 0.2 रखते हैं तो 0.2 आएगा, 0.3 रखेंगे तो 0.3 आएगा, तो इसका रेखा ऐसे जाएगा। बट 1 रखेंगे तो 0 आएगा, मतलब इसको छोड़कर बाकी इसके ठीक पहले वाले सभी वैल्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रखने पे 0 आएगा एक्स का मान, एक्स का मान 1 रखने पे वाई का 0 आएगा, वाई 0 यही ना होगा। इससे ग्रेटर रखेंगे तो इसी तरह से, जैसे 1.1 रखेंगे तो 0.1, 1.2 रखेंगे तो 0.2, ऐसे ही आएगा वैल्यूज, ये सारे वैल्यूज होंगे बट 1 नहीं हो सकता है। 2 रखने पे 1 नहीं होगा, 2 रखने पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आप 2.1 रखेंगे तो 0.1, 2.2 रखेंगे तो 0.2, 2.3 रखेंगे तो 0.3, इसी तरह से वैल्यूज मिलेंगे, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं। बट 3 रखने पे आपका 1 नहीं होगा, वो 3 रखने पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा। इधर आइए, -1 रखेंगे तो 0 आएगा, और फिर -1 रखें, फिर मान लीजिए -0.9 रखें तो -0.9 आएगा। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना जी, बट 1 नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहां से भी इसी तरह से जाएगा, इस तरह से, इस तरह यहां से भी, मतलब ये भी वैल्यूज हो सकते हैं, ये सब भी वैल्यूज हो सकते हैं, बट 1 नहीं होगा, यही ना दिखने को मिल रहा है। यानी कि इसका देखिए रेंज जो होगा क्या हो रहा है, 0 से इक्वल, 0 से ग्रेटर बट लेस देन 1, हमेशा देखने को यही मिल रहा है, ये रेंज वाले एलिमेंट है, ठीक है ना जी, रेंज ऐसे ही होगा। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ और फंक्शन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।